हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, मतलब एलिमेंट्स की क्वांटिटी को एस्टिमेट करना। हेडिंग का मतलब पिछली क्लास में समझा दिया था मैंने। और हमने कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन देख लिया था, है ना, लाइबिक्स मेथड। अब यहाँ पर जो सेकंड प्रोसेस है वो है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। सेकंड हेडिंग डालो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके दो मेथड्स पढ़ेंगे हम, एक होता है डुमास मेथड और दूसरा होता है जेल्डल्स मेथड। तो हम डुमास मेथड से स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। तो पहला है ए ड्यूमास मेथड, है ना। ड्यूमा किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो आई डोंट थिंक ड्यूमा वर्ड का मतलब समझाने की जरूरत है ना। तो हम डायरेक्ट अब मेथड पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो वही है कि ये जो मेथड है, पहली चीज तो ये नाइट्रोजन मतलब कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आयुष क्या पूछ रहा है कि सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कौन सा वाला है एस्टिमेशन टेस्ट? कार्बन हाइड्रोजन का भी पिछली क्लास में पढ़ा था ना अपन ने, लाइबेक्स लाइबेक्स टेस्ट अपन ने पढ़ा था उसमें। हाँ हाँ वही वाला, मतलब जो लास्ट टेस्ट अपन ने खत्म किया था ना पिछली क्लास में, द सेम, ठीक है। तो ड्यूमास मेथड में हम अगला आइटम नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने पे ध्यान देंगे। तो देखो, डूमास मेथड में सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको, उसमें अगर नाइट्रोजन है तो देखो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको एक्सेस ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड में स्ट्रांगली हीट किया जाता है ना। कॉपर ऑक्साइड ये वही रिएजेंट है जो उसमें भी यूज हुआ था पिछले मेथड में। आप पेज पलट के देख सकते हो, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन में भी कॉपर ऑक्साइड यूज हुआ था, है ना। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब और भी एटम्स होंगे साथ में, अभी अपन कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना। कार्बन हाइड्रोजन अगर है तो वो तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा अपन ने लाइबिक्स टेस्ट में पढ़ लिया था, ठीक है। तो सर ये ये ओसी क्या लिखा है? ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, शॉर्ट में। तो ये टाइप ऑफ एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया CO2 में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया वाटर में। ये जो रिएक्शन है ये अपन ने लाइबिक्स टेस्ट में पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन तो होगा ही, क्योंकि उसको अपन को एस्टिमेट करना है, तो नाइट्रोजन तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ही। अपन कहना ये चाह रहे हैं कि अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन हुआ तो उसका क्या होगा, है ना। तो वो तो अपन ने लाइबिक्स मेथड ये लिख लिया। अब देखो अगर उसमें नाइट्रोजन भी है साथ में, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो इस कॉपर से रिएक्ट करके, इस वाले कॉपर से रिएक्ट करके, है ना, इस कॉपर से रिएक्ट करके ये बना लेता है नाइट्रोजन Na2, ठीक है, प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सर कॉपर कहाँ गया? कॉपर ये है ना, नहीं नहीं, जब उससे रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से तो सिर्फ मतलब N2 ही यस। दिख रहा है, वहाँ कॉपर नहीं दिख रहा है ना कॉपर राइट के साइड में। कॉपर के और भी प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, है ना, लेकिन उस पर अपन को फोकस नहीं करना है। अपन को देखो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है, तो अपन को क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन से मतलब रहेगा, है ना। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में जाएगा। जो और प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसमें प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनेंगे, कॉपर भी बनेगा, है ना। तो यस। उनको अपन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयुष क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ऑक्सीजन वाले रिएक्टेंट्स भी इसमें होंगे यार, तभी यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है। वो अलग बात है कि वो रिएक्टेंट अपने काम का नहीं है तो उसको मेंशन नहीं किया गया है ना। ये रिएक्शन पार्शियल रिएक्शन है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रिएक्शन पार्शियल रिएक्शन है, यहाँ पर केवल वो ही रिएजेंट्स लिखे गए हैं जिनका अपन को यूज आएगा क्वेश्चन में, है ना। दिस इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये वर्ड लिख सकते हो ताकि बाद में जब पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो, है ना। अपना अपन को जो मेन फोकस करना है वो इस पे करना है, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो देखो हो
नाइट्रोजन की क्वांटिटी से नाइट्रोजन का कितना अमाउंट अपन को मिल रहा है, ये जो पूरा का पूरा नाइट्रोजन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन से आया होगा, है ना। क्योंकि अपन ने किया क्या है, अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब एक्सेस कॉपर ऑक्साइड में हीट किया, ध्यान से सुनना, तो इससे अपन को कॉपर मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप बात कर रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही, विदाउट अ डाउट कार्बन तो होगा ही। तो जैसे ही आप यस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जनरेट होगा ही, मतलब कार्बन का होगा ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा कॉपर में, तो कॉपर तो जनरेट होना ही है, दैट दिस थिंग गोज विदाउट अ डाउट। तो ये जो कॉपर जनरेट होगा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन भी है ना, अब ये अपन मान के चल रहे हैं कि नाइट्रोजन है क्योंकि अपन उसी को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है तो ये जो कॉपर जनरेट होगा कार्बन से रिएक्शन के बाद, ये वाला कॉपर उस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके N2 गैस रिलीज कर देगा। तो ये जो N2 गैस है ये बीकर से ऊपर बाहर वेपराइज फॉर्म में निकलने लगती है ना। मतलब ऐसा यस होता सर। है एक्सपेरिमेंटली, अगर अपन देखें तो सारी रिएक्शन अभी यहाँ पे चल रही है बीकर के अंदर, फिर जैसे ही N2 गैस रिलीज होती है ना, वो इस तरह से वेपर फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। तो ये जो वेपर्स हैं, है ना, आप इसको कंडेंस करके इसका वेट आप मेजर कर सकते हो कि कितना नाइट्रोजन गैस जनरेट हुआ। अब मुद्दे की बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन होगा वो पूरा का पूरा N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये अपन को यहाँ पे डुमास मेथड में ये अपन मान के चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी तो जनरेट हो रहा है, तो सर और भी नाइट्रोजन होगा ना सर? यार एक्चुअली इसमें दिक्कत ये है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बात एक्चुअली शीट में लिखी हुई है, लेकिन अभी तुम्हारी बात से मेरे को ये याद आया, मतलब ये मेरा बात मेरे को समझ में आ रही है कि गलत लिखा हुआ है। गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें अपन देखेंगे कि हम पीओएसी लगा देते हैं, ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो रिलीज हो रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन में, है ना। मैं दोबारा लाइन रिपीट करता हूँ, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाएंगे, कौन कौन से नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है और नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। पीओएसी हम तभी लगाते हैं जब अपन को ये पता हो कि कोई वो पर्टिकुलर एटम किन किन रिएजेंट्स में मौजूद है। सही बात है ना। यस सर। तो अगर अपन नाइट्रोजन एटम पे पीओएसी लगाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो मैं दोबारा लिख के फिर उसको काट देता हूं। तो अपन ने जो ये लिखा था, जो कि शीट में भी लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये लॉजिकली गलत है अगर आप नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाने की बात कर रहे हो तो। अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप हटा दो, मतलब देखो अब एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ऐसा होता होगा कि इसमें ट्रेस क्वांटिटी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जनरेट होते होंगे, है ना। ट्रेस मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया है, जिसका कोई अगर आप क्वांटिटेटिवली देखो तो कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इनका होगा नहीं, ठीक है। तो थियोरेटिकली अगर आप देखो तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन्होंने लिखा है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस तो होता होगा, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टर्म की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से इसको काट ही दो तो ज्यादा बेटर है, यस ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था कि भाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा है तो उसको पीओएसी अपन कैसे लगाएं, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इतना अपन को लिखना है। और ठीक है, आप ये रिएक्शंस लिख लो, है ना, स्टोरी आप लोग समझ गए हो ना। यस अब यस अपन आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक मिनट रुको, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या है, डुमास मेथड ये आ गया, ये है क्वेश्चन 0.25 ग्राम।
लो भाई ये क्वेश्चन करना चालू करो। क्वेश्चन अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ये भी नोट कर सकते हो कि शीट का क्वेश्चन है, क्योंकि शीट आप लोगों के पास है तो उसमें मिल ही जाएगा क्वेश्चन, है ना। और नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन जो है वो तुम कर लेना। 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पूरा। 0.25 ग्राम, एक सेकेंड, हाँ। 0.25 gram of an organic compound gave 30 centimeter cube of moist dinitrogen at 288 Kelvin and 745 mm pressure. Calculate the percentage of nitrogen. ठीक है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज ये पूछ रहा है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। परसेंटेज जब तक कि मेंशन ना किया गया हो, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज को क्या अज्यूम किया जाता है, परसेंटेज मास बाय बाय मास। मास बाय मास, है ना। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको मास बताया है इन्होंने, इसमें नाइट्रोजन कितने मास परसेंट है। ठीक है, देखो अब अपन इस क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। तो 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक पेट्री डिश में आपके पास होगा, जो कि इन्होंने बताया है 0.25 ग्राम, गेव 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट डाई नाइट्रोजन। इसका मतलब ये कह रहा है, जब डाई नाइट्रोजन की बात हो रही है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डुमास, इनटू, है ना, डुमास मेथड। तो ये जो डाई नाइट्रोजन है, मॉइस्ट डाई नाइट्रोजन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डुमास मेथड अप्लाई किया गया। अब डुमास मेथड के रिएक्शंस अपन को पता है, और उससे अपन को ये भी पता है कि एंड में नाइट्रोजन गैस जनरेट होती है। ठीक है, ये रिएक्शन अभी अपन ने यहाँ पे देखे, ये डुमास मेथड में एंड में नाइट्रोजन गैस जनरेट होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि दिस नाइट्रोजन गैस इज मॉइस्ट, है ना। मॉइस्ट वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस में वाटर भी होगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बताना चाहूँ तो कुछ मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका सेटअप था डुमास मेथड का, इससे गुदागादी मत करो भाई, इससे जो गैस निकल रही है ना, ये जो गैस निकल रही है ये नाइट्रोजन है नो डाउट, लेकिन ये मॉइस्ट है। मॉइस्ट का मतलब ये है कि इसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे बीच बीच में, राइट। तो ये है ना, तो ये है मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, मॉइस्ट डाई नाइट्रोजन। तो बताया है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट डाई नाइट्रोजन, मतलब आपको वॉल्यूम पता है, एक सेकेंड, ये मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस की आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 288 केल्विन, और प्रेशर दिया हुआ है 745 mm। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, है ना। ये चीज क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अपन को पता है 0.25 इंटू 100, है ना। इस टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको, अब ध्यान से सुनना, आपको नाइट्रोजन का वेट निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना था। तो डुमास मेथड से अपन को ये बात पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन होता है वो पूरा का पूरा N2 में चला जाता है। ये बात सही है यस सर। यस ना। सर। Yes, sir. इसमें चाहो तो एक लाइन लिख लेना है डुमास मेथड में, मतलब यही वाली लाइन अपन लिख लेते हैं जो अभी बोली, entire nitrogen in organic compound is converted into N2। ठीक है, ये एक लाइन आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे ही क्वेश्चन से समझ आ भी जाएगा, तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो देखो, तो हमको वेट ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है, और हमको ये बात पता है कि जो पूरा नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो गैस में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम नाइट्रोजन का वेट निकाल लें, नाइट्रोजन गैस का अगर हम वेट निकाल लें, तो क्या हम उससे नाइट्रोजन का वेट बता सकते हैं? यस है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई, हम इसका वेट निकालेंगे और इससे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्वेश्चन का फ्लो समझ में आया? यस सर यस यस सर। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारा फोकस है वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन गैस ड्राई का हम वेट निकालेंगे या मॉइस्ट का? किसका निकालें बताओ? मॉइस्ट। सो मॉइस्ट का निकलेगा। मॉइस्ट का अपन को मतलब वो तो अपने हाथ में है, हम किसका निकालना चाह रहे हैं किसका नहीं निकालना चाह रहे हैं। देखो, मॉइस्ट का हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर आप मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम उसमें ये है कि इसका मतलब आप नाइट्रोजन प्लस वाटर दोनों की बात कर रहे हो, क्योंकि मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का मतलब यही हुआ ना, क्योंकि उसमें वाटर भी है। तो आपका जो वेट, अगर आप इसका वेट की बात कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम ये कि वाटर का भी वेट आएगा, है ना? तो इसके वेट को अपन मतलब इसके वेट से अपन WN नहीं निकाल सकते। समझ में आया? हमको एक्चुअली ड्राई नाइट्रोजन का वेट, वाटर का वेट माइनस कर देंगे ना सर। हाँ हाँ, मतलब हमको एक्चुअली ड्राई नाइट्रोजन का वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो देखेंगे अपन कि वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि अपना जो टारगेट है वो है वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस ड्राई, है ना? ये यस फाइंड आउट करना अपना टारगेट है। इस चीज से फिर अपन Yes, sir. WN की वैल्यू निकालेंगे, है ना? अब अपन वापस आते हैं कि अपन को क्वेश्चन में एक्चुअली टूल्स क्या क्या दिए हुए हैं ये टर्म निकालने के लिए। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल लगेगी, उस पर आ रहे हैं अपन आयुष। अभी प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन गैस मॉइस्ट फॉर्म में है, और ये जो नाइट्रोजन गैस है इसकी आपको वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है ना? तो देखो, आप PV इज इक्वल टू NRT लगा दो, है ना? तो उससे आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएंगे, लेकिन वो मॉइस्ट आएंगे, है ना? ये तो Yes, बात sir. मानते हो ना? अगर आप PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मेरे को मैं लिख के बता देता हूँ। सर एक डाउट था हाँ बताओ। सर, मास नहीं निकाल सकते हो क्या अपन N2 का? प्रेशर इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से, मतलब वॉल्यूम को 30 सेंटीमीटर क्यूब का अगर अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो। एक मिनट, प्रेशर इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हाँ ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता भाई। अरे यार डेंसिटी होता है सॉरी, मास हाँ अपॉन हाँ वॉल्यूम। हाँ। नहीं, दूसरा था, बस मैंने भी पढ़ा था, कोई नहीं कल। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ कुछ PV इज इक्वल टू NRT टाइप लगेगा। तो अगर आप PV इज इक्वल टू NRT लगाने जाओगे तो उसमें दिक्कत ये है, प्रेशर तो आप रख दोगे दिया हुआ है, वॉल्यूम आप रख दोगे दी हुई है ना? R की वैल्यू आपको पता होती है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इससे मोल्स निकल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोल्स निकलेंगे ये मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस के निकलेंगे, है ना? मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस के क्यों निकलेंगे? क्योंकि ध्यान से सुनना, जो प्रेशर आप रख रहे हो वो मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का है ना? अभी अपन गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे आगे, मतलब अगले चैप्टर में, कि आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पढ़ा है मोल कंसेप्ट में? Yes, sir. हाँ उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे एक क्लोज्ड कंटेनर है, ऑल्दो ये जो डिस्कशन अभी अपन कर रही है गैसियस स्टेट का है ना, तो अपन बहुत ब्रीफ में इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें जैसे दो टाइप की गैसेज है, ठीक है? तो ये एक टाइप की गैस हो गई और ये दूसरी टाइप की गैस हो गई। तो ये दोनों गैसेस जो हैं वो क्योंकि वॉल्स से टकराती हैं, तो दोनों गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाती हैं। तो जो वेसल टोटल प्रेशर फील करता है, जो वेसल टोटल प्रेशर फील करता है वो एक्चुअली, अगर हम ब्लैक वाली को 1 और रेड वाली को सेकंड गैस बोले, तो वो दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होता है टोटल प्रेशर, है ना? लॉजिकल भी है ये बात, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स बोला जाता है कि आप सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो तो वो टोटल प्रेशर बन जाएगा, जो अपन दोबारा यस अभी गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, है ना? अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जो प्रेशर है ना, कि जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना वॉल्यूम, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे, तो ये जो प्रेशर है
ये मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? Yes, क्योंकि sir. क्वेश्चन ने बोला कि नाइट्रोजन गैस जो निकल रही है वो मॉइस्ट है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ने जो 745 वैल्यू दी है टोटल प्रेशर की, वो एक्चुअली नाइट्रोजन प्लस वाटर दोनों के प्रेशर्स का सम है ना? यस सर। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे अगर 745 वैल्यू डालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आएगी वो भी मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस की आएगी, क्योंकि जो आप प्रेशर डाल रहे हो वो भी मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का डाल रहे हो। एग्रीड? यस यस सर। अब प्रॉब्लम Yes, ये sir. है कि हमें मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का अमाउंट नहीं चाहिए, हमें ड्राई नाइट्रोजन गैस का अमाउंट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रेशर डालना पड़ेगा वो भी ड्राई नाइट्रोजन गैस का डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी तरह से वाटर का प्रेशर निकालना पड़ेगा और 745 में से इस प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें नाइट्रोजन गैस का, ड्राई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आ जाएगा। सही है? तो वॉल्यूम भी उसकी डालनी पड़ेगी ना फिर तो। वॉल्यूम का 1 मिनट में बताता हूँ, पहले अपन प्रेशर वाला पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं वॉल्यूम पे आ जाऊंगा। ठीक है? तो इस बात से तो सब लोग एग्री करते हैं ना कि हमको ये प्रेशर निकाल के 745 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा सही प्रेशर आएगा जो हमें चाहिए। यस यस सर। आयुष क्या कह रहा है कि सर आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, वो तो ठीक है सर, मॉइस्ट नाइट्रोजन से ड्राई नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। हाँ, वही अपन देख रहे हैं कैसे निकालना है। तो देखो, अब अपन ये फोकस करते हैं कि भाई मैं वाटर का प्रेशर कैसे निकालूं। मतलब ये वाटर जो है ये एक्चुअली वाटर वेपर्स है ना? वाटर वेपर्स का मैं प्रेशर कैसे निकालूं? तो अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो एक्वस टेंशन दिया रहता है क्वेश्चन में, वो वाटर वेपर का ही प्रेशर दिया रहता है ना? इस बात को आप इस क्वेश्चन में लिख लेना। ये आपको फिजिक्स में ये टर्म आएगा एक्वस टेंशन। ठीक है? तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्वस टेंशन को वाटर वेपर के, मतलब वेपर के प्रेशर के बराबर क्यों कहा जाता है ना? फिलहाल के लिए जो अपन को केमिस्ट्री में लिखना है वो आप ये लिख लो, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्वस टेंशन। एक सेकेंड एक्वस टेंशन, इसको और स्पेसिफिकली ऐसा लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, टेंशन तो फोर्स होता है ना सर? यार ये सर वो फिजिक्स का प्रेशर भी टॉपिक है यार, ये मत पूछो भाई, ये क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर अपना डिस्कशन, है ना? फिजिक्स में मैं चैप्टर का यस नाम सर। तुम्हें बता देता हूँ, वो चैप्टर है फ्लूइड्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, है ना? तो उस वहां पर ये डिटेल में यस आएगा, सर। तो वहां पे तुम्हें समझ में जाएगा। फिलहाल के लिए तुम इतना ध्यान रखो, केमिस्ट्री में यही टर्म आएगा, है ना? एक्वस टेंशन लिखा हुआ आएगा, तो उसको अपन को ये समझना है कि वो वाटर का वेपर प्रेशर है। ठीक है? केमिस्ट्री में इतने सर से कौन काम सी हो क्लास का जाएगा। चैप्टर है? 11th में ही है, एंड में आएगा फिजिक्स में, है ना? तो ये आप लोग लिख लो, डुमास मेथड में जब भी एक्वस टेंशन दिखे क्वेश्चन में तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है? तो देखो ध्यान से सुनना, आपको इस टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन दिया हुआ है 12.7 mm। एक्वस टेंशन का क्या मतलब है कि आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब वाटर वेपर्स का आपको प्रेशर दिया हुआ है, मतलब आपको PH2O की वैल्यू दी हुई है ना? तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो इससे इससे नाइट्रोजन का प्रेशर निकल जाएगा, है ना? उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, उससे हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। अभी मैं पूरा निकाल के बताऊंगा वो सब कैसे आएगा। ये प्रेशर वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। मैं सबके तुम्हारे पॉइंट पे अभी आता हूँ कि वॉल्यूम का क्या करें, है ना? उससे पहले मैं ये प्रेशर को अब निकाल देता हूँ। ठीक है? देखो, वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए, वेट ऑफ ड्राई नाइट्रोजन के लिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे, जिसमें आप प्रेशर रखोगे ड्राई नाइट्रोजन का, वॉल्यूम, मोल्स आप रखोगे ड्राई नाइट्रोजन के, है ना? म्यूट कर लो भाई, आवाज इको कर रही है। R और T। ठीक है? वॉल्यूम की वैल्यू आपको पता है, R पता है, टेम्परेचर पता है ना? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जब हम निकालेंगे तो हमें ये वाला टर्म पता चल जाएगा, जो हमारा मेन फोकस है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो इसको निकालने के लिए, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन निकालने के लिए हमने क्या किया, जो टोटल प्रेशर है हमारा, टोटल प्रेशर, उसको, वो एक्चुअली मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर है, तो उसमें नाइट्रोजन भी है, साथ में उसमें
वाटर वेपर भी है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 745 mm, है ना। और नाइट्रोजन का, ड्राई नाइट्रोजन, मतलब इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं ड्राई, प्लस वाटर वेपर का प्रेशर जो कि एक्वस टेंशन के बराबर होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.7, है ना। इस लाइन से अपन बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.7। आप इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो आपका ये टर्म आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इस वैल्यू को आप वापस यहाँ पे डालोगे तो आपका मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ड्राई, है ना, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म आ गया। अपन को निकालना क्या है, वापस अपना फोकस लेके आओ, आपको निकालना है वेट, है ना। तो मोल्स जो आपका आया उसको आप फर्दर लिख सकते हो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ऑफ कोर्स ड्राई 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 नाइट्रोजन के मोल्स हैं तो मास और मोलर मास भी ड्राई नाइट्रोजन का आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर मास अपन को पता है, तो इससे हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। सही है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपना निकल गया। अब आपको देखो क्या निकालना था, आपको एक्चुअली निकालना था ये WN। तो देखो आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन मिला है ना। तो अब आप नाइट्रोजन एटम्स का वेट निकाल सकते हो, है ना। वेट ऑफ नाइट्रोजन जो हमको निकालना है फाइनली क्वेश्चन के लिए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। नहीं नहीं, 2 नहीं आएगा इसमें, सो 2 के नहीं है। है ना, ये आएगा इक्वेशन। सही है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मतलब यस। इसको इसको थोड़ा फील करो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अपन ने देखो किया क्या है, अपन ने नाइट्रोजन गैस का वेट निकाल लिया और वो ही सारे नाइट्रोजन एटम्स का वेट होगा मिला के। तो ये वाला टर्म अपने पास आ गया, यही वाला टर्म अपन को निकालना था। ये जो WN आया इसको आप फाइनली यहाँ पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। यस सर यहाँ पर R कौन सा लेंगे, 0.82 वाला या 8.3 वाला? मैं आर पे और वॉल्यूम पे 1 मिनट आता हूँ संकेत, एक एक करके, है ना। उससे पहले इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद सबको नहीं समझ में आया होगा। देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि जो टोटल, जैसे मान लो कि 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये, जैसे ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, सॉरी, हाँ, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल, है ना। किसी सैंपल में ये 3 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो टोटल वेट है ना, मान लो इस सैंपल का टोटल वेट अगर x ग्राम है, तो ये 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक कर दो तो टोटल 6 नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो उससे भी वेट तो x ग्राम ही रहेगा ना, नाइट्रोजन एटम्स का वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैटर ना कहीं अंदर गया है ना कहीं बाहर गया है। वेट जो आता है वो तो Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनता है। तो जो नाइट्रोजन गैस का वेट होगा वही ऑल नाइट्रोजन एटम्स का वेट होगा। सही है ये बात, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो बस आगे मैंने बता ही दिया है। ये आपका निकल गया, इसको सबसे आगे डाल देना जो जहां पे अपन ने क्वेश्चन मार्क लगाया था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं संकेत के क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना। संकेत ने 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहला प्रेशर वाला और दूसरा आर की वैल्यू वाला। मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले उसने ये पूछा था कि प्रेशर जो है, प्रेशर जो इस है वो, वॉल्यूम का पूछा था। हाँ वॉल्यूम का पूछा था। तो संकेत का एक्चुअली कहना ये था कि जैसे आप प्रेशर, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है और उसने उसको आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करके आप नाइट्रोजन का प्रेशर अलग कैलकुलेट कर रहे हो। सिमिलरली जैसे टोटल वॉल्यूम दिया है वैसे ही वॉल्यूम को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करके यहाँ पर नाइट्रोजन की वॉल्यूम डालो। ये संकेत का पॉइंट था, है ना। संकेत का सोचना एकदम वाजिब है, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत लॉजिकल बात भी है, आप अभी फील भी कर सकते हो बैठे बैठे, कि 2 गैसेस को जब आप मिक्स करते हो तो जितना जितना भी बड़ा कंटेनर है वो दोनों गैसेस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है ना। मतलब अगर आप ब्लैक वाले गैस की बात करो, जिस जिस गैस के मॉलिक्यूल्स ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो ब्लैक वाली गैस है वो भी देखो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कंटेनर का।
और जो रेड वाली गैस है, रेड वाली जो गैस है वो भी कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, इसका ये बात अपन गैसियस स्टेट में लिखेंगे भी कि एनी गैस ऑक्यूपाइज द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, है ना। कोई भी गैस जिस भी कंटेनर में रखी गई है वो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम यूज करती है ना। आपके रूम में जो हवा है वो आपके, अगर आपने रूम बंद कर रखा है तो वो हवा आपके रूम में पूरे में फैली रहेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके रूम की जो हवा है वो हवा मतलब रूम के केवल एक कोने में है, इतने पोर्शन में है और इतने एरिया में हवा है ही नहीं। प्रैक्टिकल बात है। यस तो इसीलिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे ये वाला रिलेशन नहीं चलता है। वॉल्यूम सारी गैसेस के लिए पूरी कंप्लीट वॉल्यूम होती है सर, ना। डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा ही होगा ना? वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा एग्जैक्टली बोलो। मतलब सर, जैसे कंसंट्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा गैसेस भरी हैं एक जगह, तो सर हाँ प्रेशर भी वहां पर बढ़ेगा। हाँ हाँ बढ़ेगा ना। हाँ सर, तो यहाँ पे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है तो ऐसी वॉल्यूम भी होनी चाहिए उस हिसाब से, तो मतलब डिपेंड कर रहे हैं अगर एक दूसरे पे तो। प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए। मैं तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा बोलो। सर जैसे अभी वो प्रेशर के साथ वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। मतलब हाँ, इस इक्वेशन में प्रेशर के साथ वॉल्यूम डिपेंडेंट दिख रही है, सही बात है। हाँ, तो फिर तो सर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। अगर यहाँ पर अपन, मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू अपन वो पुरानी वाली, मतलब जो दी के गिवन है वो वाली डालेंगे तो अलग वॉल्यूम आएगी, और अगर जो अपन ने हाइड्रोजन की हटा के डालेंगे प्रेशर तो नहीं अलग नहीं, वॉल्यूम आएगी। एक्चुअली एक्चुअली ऐसा है कि मतलब मैं शायद समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, तुम ये जो कह रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये ये चीज जरूर, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं ये चारों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, है ना। चारों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये मतलब ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली अपन गैसियस स्टेट में करेंगे, लेकिन ठीक है अब तुमने अभी पूछ लिया है तो अपन अभी कर लेते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर अपन को वैसे भी पढ़ना ही है, तो उस टाइम भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये जो है, यस ये सर। किसी गैस के लिए, देखो होता ये है, ध्यान से सुनना सब लोग। ये जैसे कोई फिक्स्ड कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम फिक्स है ना। तो जैसे आपने मान लो वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना, बंद कंटेनर है तो वॉल्यूम फिक्स कर दी। इसका मतलब क्या होगा कि आप जैसे जैसे, और मान लो कि आपने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया है ना, रूम टेम्परेचर पे हमने किसी गैस को यहाँ पे भरा है ना। मान लो अपन ने गैस के 4 मॉलिक्यूल्स भरे हैं, तो देखो 2 टर्म्स फिक्स हो गए, वॉल्यूम फिक्स हो गया और टेम्परेचर फिक्स हो गया, है ना। ये तो वैसे भी फिक्स होता है। तो एक्चुअली अब वेरी क्या क्या करेगा, प्रेशर जो है वो मोल्स के साथ वेरी करेगा। इसका मतलब ये कि गैस का अमाउंट ऑफ, आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वेसल के अंदर, वेसल की वॉल्स पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। बाकी बाकी सब चीजें चेंज नहीं होगी क्योंकि वो आपने रखा ही फिक्स है ना। ये बात समझ में आ रही है। सर लेकिन वॉल्यूम तो सर फैलते जाता है ना, सर फिक्स कैसे रहेगा? अरे भैया, तो जो तुम्हारा एलपीजी वाला सिलेंडर है वो मतलब वो तो फिर फट ही जाना चाहिए यार उस हिसाब से, तो क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा एलपीजी स्टोर की जाती है। सर लेकिन सर उसमें उसकी अरे इसकी सरफेस की भी तो एक स्ट्रेंथ होती है ना। मतलब जो यस तुम्हारा सर। पॉइंट है, तुम्हारा एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि सर जैसे अपन बहुत ज्यादा गैस की मॉलिक्यूल्स अंदर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से इतना प्रेशर लगना चाहिए कि ये सरफेस ही फट जाना चाहिए। एक्चुअली तुम कह यही रहे हो ना। यस सर। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई सरफेस की भी तो क्वालिटी होती है ना एक अपने आप में। सरफेस को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे तो उसमें बहुत सारे एटम, मतलब एक एटम अपने दूसरे एटम से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है। तो अब जरूरी थोड़ी है भाई कि जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड है तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल इस पे हिट करेगा, है ना। ध्यान से सुनना, जैसे ये कोई गैस, एक सेकेंड यार, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये इससे हिट करके इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। वो तो डिपेंड करेगा ना कि एक एटम दूसरे एटम से कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है उस मेटल में। या फिर आसान भाषा में हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका सरफेस है कितना मजबूत है। जैसे आपका जो एलपीजी होता है, वो देखा है ना तुमने एलपीजी कितना मोटा होता है। यस सर। यस आप सर। सिलेंडर की वॉल आपने देखी होगी कितनी ज्यादा मोटी होती है। वो डेलिबरेटली इतनी मोटी बनाई जाती है कि उसमें इतनी हाई प्रेशर पे गैस स्टोर्ड है कि अगर वो गलती से जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक की अगर बना देना तो प्लास्टिक ही फट जाएगा। इतनी गैस स्टोर ही नहीं हो पाएगी इतनी कम वॉल्यूम।
तो मैं वही सर कह पर रहा हूँ, आजकल तो प्लास्टिक के बन रहे हैं ना, वो अभी नए नए आ रहे हैं जो। तो वो भी हैवी हैवी वाला प्लास्टिक रहता है ना, प्लास्टिक में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, यस। है ना। तो देखो, अब मुद्दे की बात पे अपन आते हैं। मुद्दा ये है कि आप चीजों को अपनी तरफ से फिक्स रख सकते हो। जैसे मान लो आप वॉल्यूम अगर फिक्स कर दोगे, आपने जब कंटेनर को बंद ही कर दिया तो उसका वॉल्यूम फिक्स ही हो गया ना, तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा फिर। तो गैस का अमाउंट बढ़ाने से वॉल्स पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो संकेत, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन एक बार और पूछना क्या था? कि वॉल्यूम, हेलो? सर 745 अगर अपन वो प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम अलग आएगी, और अगर अपन ने जो नया प्रेशर आया था H2O को हटाने के बाद वो अगर इसमें डालेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। नहीं नहीं, तो वॉल्यूम वॉल्यूम का तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया ना, कि जो वॉल्यूम है वो आप जितना बड़ा कंटेनर बनाओगे वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। हाँ। तो वो तो यस मुद्दा सर। है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में 10 लीटर लिखा होता तो वॉल्यूम 10 लीटर होती, 100 लीटर लिखा होता तो वॉल्यूम 100 लीटर होती। ठीक वो तो है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा फिर मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगी पहले से ही। वॉल्यूम फिक्स रहेगी। हाँ, वॉल्यूम फिक्स करके रखा है अपन ने, तो प्रेशर पे डिपेंडेंसी की बात ही खत्म हो गई, यस सर ठीक है सर। है ना। तो सर और आर की वैल्यू क्या आर की लेंगे, वैल्यू, हाँ, 0.82 आर की वैल्यू या फिर देखो, आर 8.3? की जो वैल्यूज है वो अपन ने दो तीन लिखी हुई है। अब उसमें देखो, अपन को यूनिट देखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं बताता हूँ, है ना। ये सब तो खैर फालतू, मतलब फालतू तो नहीं था, मतलब ये आउट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कशन था, तो इसको इग्नोर कर देना। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन लिखा है। अपन जो बात कह रहे हैं कि आर की वैल्यूज, तो देखो, जब आप पीवी इज इक्वल टू, सभी लोग ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आर की यूनिट्स में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जब आप बात करोगे, तो आप यहाँ पर जो प्रेशर रख रहे हो वो एमएम में रख रहे हो ना, एमएमएचजी क्वेश्चन के हिसाब से। जो वॉल्यूम है वो आप रख रहे हो क्वेश्चन में शायद सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। यस सेंटीमीटर सर। क्यूब केल्विन, और ठीक है। तो अपन वापस आते हैं। वॉल्यूम आप रख रहे हो सेंटीमीटर क्यूब में, मोल्स तो खैर मोल्स में ही आते हैं। आर जो है, आर की यूनिट अपन को अभी देखना है क्या होगी। टेम्परेचर आप रख रहे हो केल्विन में। तो देखो, अब बाकी यूनिट्स के बेसिस पे हम आर की यूनिट्स को एडजस्ट करते हैं। तो पहले मैं आर की यूनिट्स लिख देता हूँ, कौन कौन सी होती है। एक तो आर की यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल, एक होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है। तो अब जैसे अपने पास दो ऑप्शन है। अगर जैसे आपको आर की ये वाली यूनिट यूज करना है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपको आर की ये वाली यूनिट यूज करना है, तो टेम्परेचर डालो केल्विन में, मोल्स तो खैर मोल में रहते ही हैं, वॉल्यूम को डालो लीटर में, और प्रेशर को डालो एटीएम में। तो फिर आप आर की ये वाली यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे अगर अपन, मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। ये आर की ये वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.82। 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो जैसे अगर किसी को ये यूनिट यूज करना है, तो आप इसको, इसके लिए आपको वॉल्यूम को, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको लीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, है ना। मतलब जो 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दी है, उसको लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखो, तो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। प्रेशर एटीएम में होना चाहिए। अभी आपको एमएमएचजी में दिया है, तो आप प्रेशर को एमएमएचजी से एटीएम में कन्वर्ट करो, है ना। 1 ATM इज 760 mm ऑफ एचजी। सर एक डाउट है। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं ये खत्म कर दूं, ये मतलब इतना पोर्शन डिस्कशन का, है ना। तो आपने यूनिट चेंज कर दी, लीटर में डाल दिया, एटीएम में डाल दिया। टेम्परेचर तो केल्विन में है ही, वो अपन ने चेक कर लिया। मोल्स तो मोल्स में आते ही है। तो अब आप आर की ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी को आर की ये वाली वैल्यू यूज करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, वैल्यूज एसआई यूनिट्स में है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, मोल की मोल, और एनर्जी की जूल्स। तो ये सब एसआई यूनिट्स है ना। ये जो यूनिट्स है ये एसआई यूनिट्स नहीं है। तो अगर आपको एसआई यूनिट में आर की वैल्यू रखना है, तो फिर आपको सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में रखनी पड़ेगी। तो एसआई यूनिट में प्रेशर की वैल्यू होती है पास्कल। तो जो भी आपको प्रेशर एमएमएचजी में दिया है, उसको पास्कल में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखो। वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, है ना। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके रखो। टेम्परेचर तो केल्विन में है ना, मोल्स मोल में आएगा। अब जो आर की यूनिट है वो आप ये वाली यूज कर सकते हो। समझे? ये क्लियर हुआ तुम्हें? यस।
चंद्रपान बताओ क्या कह रहे थे? सर एक और यूज कर सकते हैं ना सर, आर की वैल्यू कैलोरी कैलोरी अपॉन वाली? के। यस सर। कैलोरी वाली बहुत ही रेयरली यूज होती है यार, जनरली नहीं यूज होगी क्वेश्चन में, है ना? यस सर। सर अगर वो यूज करनी हो इस क्वेश्चन में तो कर तो सकते हैं क्या? कर सकते हो, लेकिन फिर अपन को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है उसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करके फिर जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे ना? कैलोरी जो है वो एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है। अगर आप यहाँ पे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दो तो ये यूनिट उसी में चेंज हो जाएगी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, है ना? यस सर। तो ये बात है, कैलोरी की यूनिट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर मत ध्यान दो अभी। अगर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उस टाइम समझा दूंगा। तो अपन अब वापस आते हैं। ठीक है, तो अब पूरा शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा आपका, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना? यहाँ पर वेट ऑफ नाइट्रोजन डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ड्यूमास मेथड, जिसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप बॉक्स बना के हाईलाइट कर लेना। एक्वस टेंशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो अब अपन आते हैं। सर एक डाउट और है। हाँ बताओ। सर इसका एक ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं कि सर, जैसे कि दोनों गैसेस का मतलब जो मॉइस्ट डाई नाइट्रोजन होगी सर, उसमें नाइट्रोजन और दोनों का सेम टेम्परेचर, वो सर सेम प्रेशर होगा क्या दोनों का? एक बार दोबारा बोलो यार, मैं पूरा सुन नहीं पाया सही से। सर जो ये मॉइस्ट हम्म डाई नाइट्रोजन है, इसमें हम्म वाटर और नाइट्रोजन का सेम प्रेशर होगा क्या सर? वाटर और नाइट सेम प्रेशर क्यों होगा भाई? प्रेशर तो कैलकुलेट किया ना अभी, देखो ना डिफरेंट है। ये यस 12.7 सर। है और ये तो साढ़े 730 के आसपास आएगा कुछ, 730 यस 2.3, सर। है ना? तो यस सर। प्रेशर कौन सी गैस का कितना प्रेशर होगा वो उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल लिए हैं और वाटर का एक ही मॉलिक्यूल लिया है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना? तो कौन सी गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ये सब अपन गैसियस स्टेट में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, है ना? तो आई होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो डुमास मेथड से अब अपन आते हैं जेल्डल्स मेथड पे। ठीक है, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे, सिमिलर, एकदम सिमिलर होंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, है ना? तो अब आप आराम से करके देख लेना उसको। तो ये एक तरीका था नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने का, है ना? सर लास्ट मेथड है। जेल्डल्स मेथड लास्ट तो नहीं है। आयुष क्या कह रहा है कि सर मॉइस्ट नाइट्रोजन से ड्राई नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते? मॉइस्ट नाइट्रोजन से ड्राई वो निकाला तो आयुष, मतलब तुम पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली, पूछो थोड़ा। थोड़ा जल्दी भाई, थोड़ा सा जल्दी। सर मतलब हाँ मॉइस्ट नाइट्रोजन के मोल्स हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते ड्राई नाइट्रोजन के मोल से, तो डायरेक्ट निकल जाएगा नहीं, लेकिन गलत अगर आएगा ना आंसर, इक्वेट दिक्कत ये। करें। मॉइस्ट सर नाइट्रोजन, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो सर, वॉल क्या कहते हैं वो, तो उनकी जो क्वांटिटी होगी सर फिक्स रेशियो में होगी ना? प्रेशर और हाँ वो तो सेम है ही दोनों, मतलब टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए। प्रेशर तो टोटल यस सर। प्रेशर है, तो दोनों का ऐड करके ये टोटल प्रेशर आएगा। टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, है ना? तो आयुष जो तुम पूछ रहे थे कि मॉइस्ट नाइट्रोजन से ड्राई नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन से ड्राई नाइट्रोजन भाई इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उससे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना। मतलब कैसे सर निकालोगे ऐसा तुम? नहीं बोल हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा नहीं बोल सकते जैसे मॉइस्ट नाइट्रोजन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ H2O आ रहा है। एक सेकेंड, मॉइस्ट नाइट्रोजन, अच्छा एक हाइपोथेटिकल केस बोल रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब ऐसे ही कंपेयर करके। हाँ हाँ, जैसे मॉइस्ट नाइट्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल H2O आ रहा है तो हाँ सर, फिर ये आइडियल गैस से जो मोल्स निकलेंगे उससे हम इक्वेट कर देंगे, शायद आ जाएगा। आइडियल गैस मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें तुम प्रेशर डालोगे जो दिया है क्वेश्चन में, यही कह रहे हो ना 745। हाँ सर, ये वाला। वॉल्यूम डालोगे जो दिया है क्वेश्चन में, आर डालोगे टी डालोगे। तुम कह रहे हो कि इससे जो मोल्स आएगा वो सर उससे कंपेयर कर लेंगे। उससे कंपेयर करोगे, मतलब जैसे अगर तुमने प्रेशर डाला है मॉइस्ट नाइट्रोजन का तो जो जो मोल्स आएंगे वो भी मॉइस्ट नाइट्रोजन के आएंगे, है ना? तो इससे तुम क्या कंपेयर करोगे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे ये मॉइस्ट नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, फिर क्या करें आके?
हाँ सर, रहने दो फिर। हाँ वो मतलब थोड़ी अजीबोगरीब बात है, तो मैं भी नहीं समझ में पा रहा कि तुम क्या समझाना चाह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस बात को छोड़ देते हैं ना। अपन अब आते हैं भाई जेल्डल्स मेथड पे। ये सेकंड मेथड है नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने की। पहली थी डुमास मेथड, है ना। सेकंड लिखो। पहली कौन से कलर से लिखी थी? गुलाबी से, तो सेकंड भी गुलाबी से लिख देते हैं। ये है जेल, इसका जो के है वो अगेन साइलेंट रहता है, जेल्डल्स मेथड, है ना। तो जेल्डल्स मेथड देखते हैं। इसको, इसकी जो मेथड है, उससे पहले इसके बारे, इस मेथड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन लिख लेते हैं, फिर मेथड पे आएंगे बाद में। जो जेल्डल्स मेथड है वो, उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो मर्क्यूरी होता है। कैटलिस्ट जो यूज होता है वो मर्क्यूरी होता है। और ये जो है, ये नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए तो होता ही है, क्योंकि उसी के हेडिंग में लिखा है। बट, है ना, यूज्ड फॉर, एक मिनट म्यूट कर लो यार, तुम लोग का इको कर रहा है साउंड। यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन कंपाउंड्स, ये अपन एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन रिंग, कॉमा नाइट्रो NO2, कॉमा डायएजो, डायएजो का मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा ब्रैकेट में, एक सेकेंड। हाँ, डायएजो का फॉर्मूला होता है जिसमें कि दो नाइट्रोजन हो, है ना, N डबल बॉन्ड N, ये एसेट्रा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि डुमास मेथड तो सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए अपन उसमें कुछ लिखा नहीं है कि वो किसी चीज, किसी तौर पे रिस्ट्रिक्टेड है। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें आप नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, तो वो जेल्डल मेथड में फेल हो जाएगा। NO2 ग्रुप अगर लगा हुआ हो किसी भी फॉर्म में, या फिर डायएजो, मतलब दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हुए हो, है ना, तो इस तरह के कंपाउंड जो है वो जेल्डल टेस्ट फेल कर देंगे, है ना। ये बात अपन को ध्यान रखना है। सर तो इस मेथड का बनाई क्यों, मतलब? यार ये सब मत पूछा करो भाई, मैं ये कैसे बताऊं क्यों बनाया गया, इस कुछ ऑल्टरनेटिव्स होंगे। मतलब यार ऐसा है ना कि ये तो उस तरह की बातें हैं कि भाई जैसे तुम्हारे घर के बाहर दो किराने की दुकान है ना। अब भाई किसी दिन एक दुकान अगर बंद रही तो तुम दूसरे दुकान पे जाओगे ना। मतलब ऐसे अपन ने कसम तो नहीं खा रखी होगी ना कि मैं जितना भी किराना लूंगा इसी दुकान से लूंगा। तो ऑप्शंस आर ऑलवेज गुड टू हैव इन लाइफ, है ना। तो बस तो सिलेबस बढ़ाते हैं ना ऐसे ऑप्शन, क्या? सिलेबस बढ़ाते हैं पर ऐसे ऑप्शन। हाँ वो तो बढ़ाते हैं, वो तो है ही यार। एक सेकेंड यार, ये रब क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, तो अपन मुद्दे पे आते हैं, है ना। ये दूसरी मेथड है, ये इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस जो आपको ध्यान रखना है। अब अपन टेक्निकलिटी पे आते हैं इस मेथड की। तो वो अगले पेज पे मैं रिएक्शन वगैरह बना देता हूँ। देखो, वही जैसा डुमास मेथड में था, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह इस तरह के सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें अपन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराते थे, इसमें अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं ना। रिएक्टेंट चेंज हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में, कार्बन को CO2 में, हाइड्रोजन को वाटर में, और अगर सल्फर है तो उसको सल्फर डाइऑक्साइड में। ये सेम टाइप का प्रोसेस जो है वो कॉपर ऑक्साइड भी कर रहा था, है ना। रिएजेंट चेंज हुआ है, बिहेवियर सेम आ रहा है। कॉपर ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, ये भी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें नाइट्रोजन भी है मर्क्यूरी नहीं साथ में, लिखेंगे? मर्क्यूरी लिख लो, लिखना चाहो तो मर्क्यूरी लिख लो यहाँ पे। मतलब ये बस वो याद रखने वाली बात है ना। अगर क्वेश्चन ने गलती से पूछ लिया थ्योरेटिकली कि मर्क्यूरी कैटलिस्ट किसमें होता है, तो हम बोलेंगे जेल्डल्स मेथड में, है ना।
तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो अपन ने रिएजेंट लिया है ना, कार्बन हाइड्रोजन है तो वो तो ये सब कर देगा, वो तो ठीक है, मेन मुद्दा अपना नाइट्रोजन था। अगर नाइट्रोजन है तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने लिया था, ये नाइट्रोजन को पहले आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। ये इस तरह की स्टेप जो है वो अपन ने लसाइनेस टेस्ट में देखी थी, अगर आपको याद होगा, है ना, कि जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है Yes. उसको अपन जैसे कार्बन और Yes. नाइट्रोजन है तो अपन सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, तो वो NaCN बन जाता था। तो यहाँ पर लॉजिक वही है, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोवेलेंट नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसको अगर अपन को फर्दर रिएक्ट कराना है नाइट्रोजन को, तो आयोनिक फॉर्म से आगे की कहानी ज्यादा आसान हो जाती है, आगे का रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने का, है ना। तो सोडियम सल्फेट का अपन को सोल्यूशन मिल गया, तो ये आयोनिक कंपाउंड हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां से नाइट्रोजन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो NH4 जनरेट हुआ एज अ प्रोडक्ट, है ना, ऊपर वाली स्टेप में इसको रिएक्ट कराया जाता है बेस से, जैसे कि NaOH। तो उससे फायदा क्या होता है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, सोडियम सल्फेट से कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बना देगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो अपन दोनों प्रोडक्ट लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, तो वो ब्रेक हो जाता है अमोनियम प्लस वाटर में, NH3 प्लस H2O, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो फायदे की बात करते हैं अपन, ये है एक्वस, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो फायदा ये होता है कि नाइट्रोजन को यहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था, और जैसे ही आपने NaOH से रिएक्शन कराया तो नाइट्रोजन जो है वो पूरा का पूरा अमोनिया में चला गया, जो कि गैस है, और बाकी चीजें लिक्विड है। तो अब क्या होगा, अगर आप एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सोचो, तो नाइट्रोजन जो बाकी चीजें लिक्विड है तो वो नीचे ही रहेंगी, और अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, है ना। इस गैस को अपन कंडेंस कर लेंगे और फिर उससे अपन उसका वेट अपन कैलकुलेट करके उससे अपन नाइट्रोजन का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस लॉजिक का यूज यहाँ पे किया जाता है। अमोनिया जो गैस बन के निकली, अब उसको आपको एस्टिमेट करना है कि कितनी अमोनिया निकली, है ना। तो उसको अपन कैसे एस्टिमेट करते हैं आगे, देखो एक सेकेंड, ये जो आपकी अमोनिया यहाँ से रिलीज हुई है ना, इसको फिर फर्दर, तो हम ये बात करते हैं कि आप इसको H2SO4 से रिएक्ट कराओ, तो इससे फिर से बनेगा NH4 है ना, NH3 प्लस H2SO4 गिव्स NH4, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। मुद्दा क्या है, अमोनियम सल्फेट मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि NH3 को कंज्यूम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना सल्फ्यूरिक एसिड लग गया। तो इसकी क्वांटिटी से अपन इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, स्टोइचियोमेट्री अपन ने पढ़ी है, तो अपन को पता है कि अपन को एक रिएजेंट की कितनी क्वांटिटी यूज हुई, उसकी हेल्प से अपन दूसरे रिएजेंट की क्वांटिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक रहता है H2SO4 को यूज करने का, है ना। H2SO4 अपन मिलाते जाते हैं, तो अपन देखते जाते हैं कि भाई NH3 मतलब जो गैस है वो कब निकलना बंद हो गई है ना। तो द मोमेंट सारी गैस निकलना बंद हो जाएगी, तो हम H2SO4 को मिलाना मिक्स करना बंद कर देंगे, तो ये पूरा, तो जितना H2SO4 यूज हो जाएगा उसके बेसिस पे अपन कितना NH3 लगा है या रिलीज हुआ है वो अपन को पता चल जाएगा, NH3 की क्वांटिटी अपन को पता चल जाएगी। अब अगेन, हाँ एक मिनट में आयुष बताता हूँ, अगेन फिर से बात वही है जैसा पिछले अपन ने डुमास मेथड में बात की थी, जो नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा अमोनियम सल्फेट में गया, वहां से वो पूरा का पूरा NH3 में चला गया, देखो नाइट्रोजन और कहीं नहीं जा रहा, पूरा का पूरा NH3 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया में जितना नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा होगा, सही बात है ना ये। यस सर। तो बस इसमें भी वही कहानी है कि एक बार आपको अमोनिया की क्वांटिटी पता चल गई, तो आप अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है वो निकाल सकते हो, और उससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना था वो निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये होता है जेल्डल्स मेथड। इसका भी अपन न्यूमेरिकल देखेंगे और क्लियर होगा। आयुष क्या सर कह रहा मोस्ट है? ऑफ द टाइम तो अपन हाँ, ड्यूमास मेथड ही यूज करते होंगे ना। मतलब मतलब बात ये कि वो अपन नहीं यूज करते, वो अपन को क्वेश्चन यूज कराता है ना। क्वेश्चन में लिखा अच्छा रहता है कि ऐसे ही। डुमास मेथड यूज करना है कि जेल्डल्स सर एक मेथड। सर डाउट। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना लिखा रहता होगा। नहीं लिखा रहेगा तो वो क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे अगर उसने बोला कि अमोनिया गैस इज बीइंग रिलीज, जेल्डल्स मेथड है ना। यस। सर नाइट्रोजन इज बीइंग रिलीज, डुमास मेथड है। बोलो। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए, उसमें एक डाउट है। उससे पहले मैं आयुष का डाउट क्लियर कर देता हूँ। आयुष पूछ रहा था कि सर ये कंप्लीट रिएक्शन होगी क्या? ये वाली रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस फिर बैलेंस मतलब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। पिछली वाली स्लाइड बताओ। सर इसमें सर ऐसा क्यों होता है कि सर जो रिंग में होती है सर वो नहीं करती है? यार वो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको ब्रेक नहीं कर पाता होगा। रिंग को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रिंग के फॉर्म में है नाइट्रोजन, तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं होगा फिर। तो ये कंपाउंड ही नहीं बनेगा तो आगे की कहानी फिर सब बर्बाद हो जाएगी, है ना। यस सर। तो ठीक है, अपन अब मुद्दे पे शायद आ सकते हैं, है ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। तो सर डिस्कशन कब होगा? डिस्कशन यार आज अपन ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड कर देंगे 15-20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन में कहाँ अपन को ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेल्डल्स मेथड, ये वाला क्वेश्चन देखो। प्रोजेक्टेड क्या है अभी, शीट है क्या, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। लो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, जब तक पढ़ो मैं स्टार्ट करता हूँ करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग नाइट्रोजन एस्टिमेशन, मतलब वही नाइट्रोजन को अपन को एस्टिमेट करना है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डल्स मेथड, है ना। इसने बोल दिया तो अब जेल्डल्स मेथड ही लगाना है। अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें नाइट्रोजन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है 0.5 ग्राम। और जेल्डल्स मेथड फॉलो करने के बाद आपको अमोनिया मिलता है, ठीक है। तो वो इन बिटवीन रिएक्शंस अपन को पता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अमोनिया मिल जाएगा। तो ये जो अमोनिया इवॉल्व हो रहा है इज न्यूट्रलाइज्ड बाय H2SO4। तो ये जो अमोनिया है ये H2SO4 से फिर इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये लास्ट स्टेप है जेल्डल्स मेथड की, है ना, अमोनिया को H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना। तो H2SO4 की क्वालिटीज दी हुई है कि H2SO4 का जो सोल्यूशन है वो 10 ml 1 मोलार है ना। तो मतलब H2SO4 का एक सोल्यूशन होगा जिसमें H2SO4 को वाटर में मिक्स कर दिया गया होगा। तो सोल्यूशन की वॉल्यूम और उसकी मोलरिटी आपको बताई गई है। इस सोल्यूशन में अमोनिया गैस को पास कराया जा रहा है। तो ठीक है, तो इससे कंपाउंड बनेगा NH4 2SO4। सर इसमें एक्वस H2SO4 तो लिखा ही नहीं है। तो भाई ये मतलब वो अब इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट इतना समझदार है कि जब यहाँ पे मोलरिटी लिखा हुआ है तो मोलरिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जब भी एक सोल्यूशन में 2 स्पीशीज होते हैं तो तब कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है ना। यस सर। तो इसलिए वो मतलब उसको ऐसे कह सकते हो कि वो ऑब्वियस हो गया, लिखने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यस सर। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2NH3 मिल जाएगा आपको। इसको यार ऐसे मत लिखो, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको, इसको एक सेकेंड। यहां से जो NH3 प्रोड्यूस हुआ है ना, इस NH3 को अपन ने H2SO4 से रिएक्ट कराया तो आपको NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट मिल रहा है। और इसको आप बैलेंस करोगे तो ये 2 अमोनिया यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 2 नाइट्रोजन 6 और 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन और एक सर सीधे सल्फेट, पीओसी एक लगा, सल्फेट। पीओएसी लगा दें तो? पीओएसी भी लगा सकते हो,
अभी लगा लेंगे अपन, 1 मिनट रुको। देखो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ना, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इतना H2SO4 लेना पड़ा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से x ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो अमोनिया है x ग्राम, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना H2SO4 लग गया। कितना? 10 ml 1 मोलार। ठीक है, तो अब देखो, तो इतना लग गया, इसका मतलब अब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो अब अपन वो लगा सकते हैं, मोल कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं कि मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4, है ना। देखो यस मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। अब आपको मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होता है? मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इससे आपको मिलीमोल्स आ जाएंगे H2SO4 के, क्योंकि वॉल्यूम ml में लिया हुआ है, तो 10 मिलीमोल, या फिर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0.01 मोल। सर डाउट है। हाँ बताओ। सर इसमें उसके भी तो मोल्स होंगे सर वाटर के। भाई इसके लिए तुम्हें सॉल्यूशन वो मोल कंसेप्ट बोल रहा हूँ। मोल, मोलैरिटी, मोल्स और वॉल्यूम में रिलेशन पता होना चाहिए। मोलैरिटी किसी सोल्यूशन की होती है जिसमें मोल्स होते हैं सल्यूट के और वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का। ठीक है, इसके नोट्स एक बार रिवाइज करना अगर लगे तो यस सर। सल्यूट H2SO4 को माना जा रहा है, मतलब हमेशा ही माना जाता है, वाटर को सॉल्वेंट माना जाता है। तो सोल्यूशन की मोलैरिटी में जो मोल्स आएगा ना इस फॉर्मूले से, वो सॉल्यूट मतलब H2SO4 का आएगा। ठीक है, यस सर। तो वॉल्यूम तो वाटर की मिला के दी है ना। हाँ वॉल्यूम तो सोल्यूशन की है ना, अभी लिखा तो था यस मैंने, वॉल्यूम सोल्यूशन की है। तो क्वेश्चन में भी जो 10 ml दिया है वो ऑफ कोर्स H2SO4 में सोल्यूशन का मतलब वाटर मिला के पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम ही दिया होगा ना, इंडिविजुअल तो पॉसिबल ही नहीं है देना। यस मोलैरिटी आयुष मोल कंसेप्ट में पढ़ाई है मैंने, तुम उसमें पढ़ना, तुमने अभी लेक्चर ही नहीं देखे होंगे पूरे मोल के। ठीक है, तो कहाँ किस पॉइंट पे थे? मोल्स आ गए H2SO4 के। देखो H2SO4 के मोल्स आ गए, मतलब अमोनिया के मोल्स आ गए। अब H2SO4 के मोल्स आ गए, मतलब अमोनिया के मोल्स आ गए। अब अमोनिया के मोल्स से आप अमोनिया का मास निकाल लो, है ना। आपको मास ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो NH वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा। अब वेट ऑफ अमोनिया में वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालें? तो भाई इसमें सो यूनिटरी, कोफिशिएंट 3 से हाँ हाँ उससे यूनिटरी मेथड लगाओ। एक अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 14 + 3 AMU इज इक्वल टू 17 AMU। सही है। यस सर। यस सर तो एक अमोनिया में नाइट्रोजन का वेट कितना है? 14। तो हम कह सकते हैं कि 17 AMU अमोनिया में 14 AMU नाइट्रोजन होती है। यस सर। सही है। यस मैं इसको अब लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूँ। सर ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जैसे मोल्स ऑफ NH3 पता है तो 3 इंटू मोल्स उसके करते हैं फिर आ जाएगा। मोल्स उसके हाइड्रोजन क्या जाएंगे माइनस कर देंगे उससे। मोल्स ऑफ NH3 तुम्हें पता है, तो तुम कह रहे हो कि नाइट्रोजन के मोल्स निकाल ले डायरेक्ट। हाँ वैसे भी हाँ कर सकते हो, हाँ वैसे कर लो, वो भी सही है, क्योंकि वो अप्रोच अपन को पता है, तो वैसे ही कर लो। मतलब कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना। ये जो उसमें अपन ने मोल कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि जो एटम का जो सबस्क्रिप्ट होता है उसी को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एटम और मॉलिक्यूल के नंबर में रिलेशन। तो आपको अमोनिया का मोल्स पता है, उससे नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लो। नाइट्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे तो नाइट्रोजन का मास निकाल लेना, है ना। मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आ गया नाइट्रोजन का मास। बस अब तो क्या बचा? सब इंटू करेंगे मोलामास, तो आपने डिवाइड में लिख दिया। 1 मिनट, मोल्स होता है मास बाय मोल, हाँ मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास आ गया, यही अपना आंसर है। वही निकालना था अपन को, नाइट्रोजन एस्टिमेट करना है।
परसेंटेज Yes. निकालना था बेसिकली अपन को, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन का मास आ गया, अब फाइनली मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू 100, ये वैल्यू अब आप निकाल दो, है ना। इसमें ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देना। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है मतलब करने का तरीका, बस जेल्डल्स मेथड में कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये अपन को यहाँ से एसिड की क्वांटिटी की हेल्प से अमोनिया की क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ता है, ये थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए और मोलैरिटी आना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है उसमें मोलैरिटी टर्म आएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो अभी अपन ने किया, सिमिलर क्वेश्चंस यू विल फाइंड। ठीक है, अब बस अपने 5 मिनट के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, है ना, उनको अपन लिख लेते हैं। ये था अपना एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी एटम्स के जो एस्टिमेशन है वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये बी था, मतलब ये था एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सेकंड। तो अब अपन लिखेंगे थर्ड। थर्ड जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस बाय कैरियस मेथड। ये मेथड्स के नाम याद रखना यार, है ना। कैरियस मेथड यूज होती है हेलोजेंस के एस्टिमेशन के लिए, पूछ लिया जाता है कई बार। तो जितने भी अपन नाम लिख रहे हैं वो नाम तो इंपॉर्टेंट है ही साइंटिस्ट्स के। तो एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस में देखो, हेलोजन को एस्टिमेट किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ सिल्वर। तो जैसे आपको क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो आपको क्लोरीन का वेट निकालना होगा, वेट ऑफ AgCl में से इंटू 100, है ना। इसका क्या मतलब है कि देखो, आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और उसका कितना अमाउंट है। तो जैसा अपन ने NH3 में किया था ना, NH3 का अगर आपको वेट पता है तो आप नाइट्रोजन का वेट निकाल सकते हो। सेम लॉजिक, AgCl का अगर आपको वेट पता है तो उसमें Cl कितना है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से बस इसमें इतना करना होता है, AgCl का वेट निकालो, उसकी हेल्प से क्लोरीन का वेट निकाल दो और उसका परसेंटेज निकाल दो। तो ये इतना ही है, इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और बता दूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। अब जो अपन एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं वो सब एक तरह से ही है सारे, बस नाम चेंज हो रहे हैं, सबका लॉजिक सेम है ना। फिर है एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, तो सल्फर में भी इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो BSO4 यूज किया जाता है। इसका ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो ये थोड़ा सा और कम इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअली बात ये है कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप ऐसी लॉजिक से कर लोगे, उसके लिए अपन को ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हेलोजेंस का एस्टिमेशन पढ़ेंगे हम बाय कैरियस मेथड। इसमें बेसिक मोल कंसेप्ट का यूज होता है, तो वो अपन ऐसे लॉजिक से ही कर सकते हैं। तो सल्फर में भी ऐसा ही है, आप वेट ऑफ सल्फर किससे कैलकुलेट करते हैं अपन, बासोफोर से, है ना। तो क्वेश्चन में बासोफोर प्रोड्यूस होगा, तो उसकी हेल्प से आप सल्फर का वेट निकालना, दोनों के वेट को डिवाइड करना, वही सेम लॉजिक जो इसमें था वो इसमें। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। ये है शायद 5th। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के एस्टिमेशन में देखो, इसमें वही Mg2P2O7 का यूज किया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अगर आपको निकालना हो तो वेट ऑफ फॉस्फोरस डिवाइडेड बाय, फॉस्फोरस कौन से कंपाउंड में से निकाला जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, Mg2P2O7 इंटू 100, है ना। अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि फॉस्फोरस में ये कंपाउंड यूज होगा, इसमें ये कंपाउंड यूज होगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये बस अपन ऐसा समझ लो फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं। याद आपको बस ये करना है कि अगर कोई कैरियस मेथड पूछे किसके लिए यूज होता है तो हेलोजेंस के लिए यूज होता है ना, इतना।
उसके बाद फिर ऑक्सीजन का एस्टिमेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हेलोजन का एस्टिमेशन देखो। हेलोजन के एस्टिमेशन में बस एक बात अपन को ध्यान रखनी पड़ती है, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। ये अपन ने कारियस, हेलोजन को अपन कारियस टेस्ट से भी एस्टिमेट करते हैं, कारियस मेथड से, और बेलस्टीन मेथड से भी एस्टिमेट करते हैं ना, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, हेलोजेंस बाय बेलस्टीन टेस्ट। अब इसमें बस एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट है ये फ्लोराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज होता, ये इसका लिमिटेशन है ना। दिस टेस्ट फेल्स इन केस ऑफ, सर ये तो किसी भी एल्काइल हैलाइड वाले टेस्ट में नहीं होता ना सर, फ्लोराइड। हाँ मतलब सिल्वर नाइट्रेट जहां भी यूज हो रहा हो उसमें तो नहीं होता है, ठीक है। बेलस्टीन टेस्ट में एक्चुअली इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि इसमें कॉपर यूज होता है एज अ रिएजेंट, कॉपर वायर, सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट नहीं है ये, है ना। इसलिए इसमें दोबारा यस वो सर। लाइन लिखी हुई है, फ्लोराइड्स और फ्लोरीन, है ना। तो ये बेलस्टीन टेस्ट में भी ये फ्लोराइड और फ्लोरीन इसको फेल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो अपन इनकी कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, किसी भी एक का करके देख लेते हैं, जैसे अपन इसका करके देख लेते हैं सल्फर का, है ना। सल्फर का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक सेकेंड रुको। तो ये देखो, तो आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सल्फर वाला, फास्फोरस वाला भी सिमिलर होगा। तो ये क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोल दिया कि भाई सल्फर को आपको एस्टिमेट करना है। देखो इसमें याद करने की जरूरत कुछ भी क्यों नहीं पड़ती, ऐसे लॉजिक से ये इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज दिया रहता है और काफी चीजें इसमें ऑब्वियस होती है। जैसे इसने बोला है सल्फर आपको एस्टिमेट करना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कुछ कुछ टेस्ट देके, कुछ कुछ टेस्ट के थ्रू ये बासोफोर जनरेट कर रहा है ना, जिसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है 0.4813 ग्राम, और इसकी भी क्वांटिटी आपको दी हुई है 0.157 ग्राम। तो भाई अब इसमें देखो ऑब्वियस सी चीज क्या हो जाती है, ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन ने आपको बोला कि आपको सल्फर को एस्टिमेट करना है और आपको बासोफोर मिल रहा है, तो ऑब्वियस ये हो जाता है इसमें कि जो सल्फर है वो पूरा का पूरा बासोफोर में जा रहा होगा। अगर सल्फर और किसी प्रोडक्ट में जा रहा होता तो क्वेश्चन उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बताता, ताकि हम उस पर पीओसी अप्लाई कर सकें। लॉजिकल बात है ना। यस सर। तो क्वेश्चन के पैटर्न से अपन को समझ में आ जाता है कि क्या अपन को करना है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली रटने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो अब देखो इसमें वही करना है, आपको ये समझ में आ गया कि भाई जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा वो बीच में और भी रिएक्शन हो रहे होंगे, पूरा का पूरा वो बासोफोर में जा रहा है। तो बासोफोर का आपको वेट दिया है, अब आपको ये पता है, आप ये निकाल सकते हो, है ना, कि एक बासोफोर में कितना सल्फर होगा। जैसे अपन ने अमोनिया के लिए किया था, अगर आपको अमोनिया का वेट पता है तो आप नाइट्रोजन का वेट निकाल सकते हो, है ना, ऑन यस सिमिलर सर। ग्राउंड्स। आपको बासोफोर का वेट अगर पता है तो या आप वैसे भी कर सकते हो, मोल्स ऑफ बासोफोर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर, है ना, क्योंकि सल्फर का जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या है, 1। तो बासोफोर का आपको वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स कैलकुलेट कर लो, उससे सल्फर के मोल्स आ जाएंगे, उससे सल्फर का मास आ जाएगा, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज बताना है, तो वेट ऑफ सल्फर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये किसी को डाउट है क्या इसमें, बताओ। सबको सिंपल लग रहा है कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें।
ठीक है, तो बस आप लोग इसको कैलकुलेशन कर ले। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने पहले किया था, पिछला क्वेश्चन उसी के सिमिलर है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप इसके इस तरह से कर सकते हो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाले। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन रिलेटिवली सिंपल है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन से, है ना। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में आपको सारे टेस्ट रटना है, यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें रटने की जरूरत है नहीं। सारे जो टेस्ट हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो रफली एक ही टाइप के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से उनका अमाउंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 6:55 हो रहा है। तो अपन अपना डिस्कशन क्या क्या था, एसजीएच और डीपीपी। A2 तो अपन पहले डिस्कशन आज करें कि कल करें, बताओ। डीपीपी का डिस्कशन तो कर लेते हैं। शीट का चाहो तो एक मौका और ले लो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, है ना। डीपीपी का अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। डीपीपी कौन सी थी? A2 बताओ। सर मुझे हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन चाहो तो छोड़ दो फिर अभी, है ना। अपन उसमें लिख लेना आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है वैसे, बताओ। सर 2 और 9 में दिक्कत। हाइब्रिडाइजेशन का जो टेबल बनाया था अपन ने, वो बनाया तुमने? उसको सर मतलब अभी तो याद नहीं किया है? बना। नहीं तो भाई पहले उसको याद करो, बिना मतलब उसको याद किए बिना आगे की बात हो ही नहीं सकती, है ना। सर 8th वाला। तो उसको एक मिनट, हाँ, तो उसको याद कर लेना, क्योंकि अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी वही टेबल बनाएंगे। उसमें भी मैं यही बोलूंगा कि इस टेबल को आपको याद करना है। बस ये है कि वहां पे मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि ये टेबल बनी कैसे है। ठीक है। यस सर। 8th वाला, एक मिनट रुको, ये है डीपीपी A2, है ना। 8th में क्या डाउट है यार, बताओ। देखने में तो सिंपल सा ही दिख रहा है मेरे को। हाँ सर इजी, बट वो मैंने कुछ गलत काउंट कर लिया इसमें। अच्छा, एक सेकेंड रुको, फिर मैं बताता हूँ। देखो, इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना होता है ना। अगर आपने एक नंबर भी इधर उधर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो जहाँ पॉजिटिव मार्क्स मिलने थे वहां पे नेगेटिव मिल जाएंगे। तो इसको हाँ, आपको देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताना है, मतलब वैसा हाइड्रोजन जो कि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। सही बात है। मतलब आपको वैसा यस कार्बन सर। देखना है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हो, है ना। सही कह रहा हूं ना, आपको वैसा कार्बन देखना है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए, मतलब बेसिकली आपको डायग्रामेटिकली इस टाइप की सिचुएशन देखना है। ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हो। तो जहां भी आपको इस तरह का, आप इसको क्या बोलोगे, एक ट्राइंगल बोले या जो भी बोले, मतलब सर टर्शियरी कार्बन। हाँ, मतलब ये इस तरह का जो शेप मैंने अभी बनाया, वो जहां जहां पे आपको देखे उसको काउंट कर लो। तो एक तो ये जंक्शन है, ये देखो मेरा पॉइंटर जहां जहां पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होंगे इसमें, हाँ इसका आंसर 7 है ना। समझ में आ गया। हाँ सर, वो मैंने जिससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड वो भी कर लिया था। हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी किया ना इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना हमेशा। तो एक्यूरेसी भी ज्यादा आती है, टाइम भी कम लगता है। ठीक है, मतलब सर पहले 9th वाला। पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लो कि वो जो Yes. सिचुएशन है वो किस तरह की कैसे दिखेगी, और बस वो सिचुएशन देखते जाओ, उसको काउंट करते जाओ। 9th वाला है ना, 9th वाला देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द एस्ट्रोन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके लिए फिर से भाई वही टेबल पता होना चाहिए अपन को। हाइब्रिडाइजेशन के जितने क्वेश्चन में अगेन हर बार मैं एक ही लाइन यूज करूंगा कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल से क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ लॉजिक वॉजिक वाली कुछ बात है ही नहीं, है ना। तो sp2 की बात कर रहा है, ये है 9th क्वेश्चन डीपीपी का। तो sp2 का मतलब ये था,
कि मैं टेबल का जो पार्ट इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है बस उतना लिख देता हूँ। टेबल में अपन ने लिखा हुआ है कि स्टेरिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर होता है, और स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये अपन ने टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब टेबल में बहुत सारी रोज थी जिसमें से एक रो ये थी। तो आपको सर एक बेसिकली, डाउट है हाँ बताओ। सर, सिर्फ पाई बॉन्ड से नहीं बता सकते कि मतलब जैसे कि जो जो एटम्स पाई बॉन्ड से कनेक्ट, जैसे एक पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है हम्म। दो एटम्स, तो सर 2 sp2 कार्बन होंगे। एक पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है 2 एटम तो 2 sp2 कार्बन होंगे, हाँ बता सकते हो। कार्बन के लिए बता सकते हो, बाकी दूसरे एटम्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये बात हमेशा सही नहीं है, लेकिन कार्बन के लिए तुम बता सकते हो, सारे मैंने एटम्स के तो लिए यही सही नहीं है। लगाया था। हाँ तो sp2 तो ठीक है ना, नहीं आ रहा क्या उससे? सर मेरा 6 आया था, पता नहीं कोई गलती हो गई होगी। इसमें है, देखो मैं बता देता हूँ। तुमको क्या शीट ही दिख रही है ना, मतलब डीपीपी दिख रही है ना अभी? प्रोजेक्शन यस पे सर। क्या है, डीपीपी है ना, ठीक है। यस सर। देखो, तुम्हारी बात सही है कि भाई जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखे, जहां पे आपको एक जो कार्बन आपको एक डबल बॉन्डेड दिखे वो sp2 होगा, है ना। तो जैसे ये, मतलब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि मेरा पॉइंटर सही से दिखे मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाला कार्बन 1, फिर राइट साइड में जाओ 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये चले गए, है ना। और ये 7, 7 7 हैं इसमें। सर लेकिन वो तो सर ऑक्सीजन से है ना सर, वो डबल बॉन्ड तो। नहीं तो उसमें ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि भाई कार्बन का बॉन्ड कार्बन से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ अपन ने लिखा था क्या? नहीं लिखा था ना। हाँ नहीं सर। मतलब मैं बता रहा हूँ नहीं लिखा था, ठीक है। ओके कौन सर। नंबर ऑफ बॉन्ड से फर्क पड़ता है, टाइप ऑफ बॉन्ड से नहीं फर्क पड़ता। मतलब कौन वो बॉन्ड किस एटम के बीच में जुड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बोला है, तो कार्बन जो ये वाला जो कार्बन है ये फिर से डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आएगा, ठीक है। यस रूल सर। रूल वही है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे तो इसका ये जो कार्बन है इससे 3 सिग्मा बॉन्ड निकल रहे हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो 3 + 0 मतलब स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2। यस सर। और बताओ, सर अब तो नहीं है। डीपीपी में और हाँ कोई सर। डाउट है क्या किसी को? नहीं है तो ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, अब तो बस अपन को डिस्कशन ही करना है सेक्शन आई का अगली क्लास में, है ना। तो अभी कब, आपकी परसों क्लास है ना, तो ठीक है। यस सर। मैं भले ही डीपीपी नहीं दे रहा अब होमवर्क में, है ना, जिसको लग रहा है टाइम और चाहिए तो वो पूरा सेक्शन कर लेना, अपन अगली क्लास में FGHI पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे, और साथ में अपन गैसियस स्टेट स्टार्ट कर देंगे, और डीपीपी फिर अपन मतलब बाद में देख लेंगे, फिर अगली क्लास में डीपीपी नहीं लेते, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए मैंने बता दिया होमवर्क, है ना। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और और अपन गैसियस स्टेट स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते यस हैं अपन सर। नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। वेलकम एवरीवन।